हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक फ्रैक्शंस है और हम इस टॉपिक के अंदर फ्रैक्शंस को फ्रॉम बेस लेवल टू प्रो लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये फ्रैक्शंस का टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये किसी प्राइमरी या प्री प्राइमरी के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये किसी सेकेंडरी के स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे जाके हमारे बहुत सारे टॉपिक्स के साथ रिलेट करता है, और अगर किसी को फ्रैक्शंस में परेशानी है और फ्रैक्शंस नहीं समझ में आए तो उसको आगे जाके बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स के अंदर भी परेशानी आ सकती है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका अगर क्लियर हो जाता है तो आपके बहुत सारे मैथ्स के अंदर रास्ते आसान हो जाएंगे। और जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो कि मैथ्स से रिलेटेड होते हैं, जिनमें मैथ्स का इस्तेमाल होता है, उसके अंदर भी हमें बहुत आसानी मिलती है। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं। बेसिकली फ्रैक्शन भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है और कुछ भी नहीं, बल्कि जिस तरीके से आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को समझते हैं, ये भी एक वैल्यू है। लेकिन हमें पता है कि 1 2 3 या 4 ये होल नंबर्स हैं। फ्रैक्शन एक होल नंबर नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन कोई पूरा नंबर नहीं है, बल्कि फ्रैक्शन किसी भी होल नंबर का पार्ट होता है। यानी कि अगर मैंने 1 लिखा तो फ्रैक्शन, ये 1 एक होल नंबर है, और ये फ्रैक्शन कब बन जाएगा, जब मैं इसके हिस्से बता दूंगा, जब मैं इसके पार्ट्स डिफाइन कर दूंगा। तो ये एक फ्रैक्शन की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। बेसिकली फ्रैक्शन क्या है? इज फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर, इट इज अ वैल्यू विच इज अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर। अब हम समझते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। अब सबसे पहली और सबसे ये मेन कॉन्सेप्ट जो कि प्राइमरी के स्टूडेंट्स के को समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। अगर मेरे सामने एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, लेट्स से 1/2, तो इसके अंदर न्यूमरेटर हम अपर वैल्यू को कहेंगे, यानी कि जो ऊपर लिखी हुई है, ये है मेरा न्यूमरेटर। और जो वैल्यू नीचे लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि किसी भी फ्रैक्शन के दौरान समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि शायद आपको ये कभी ना पता हो, या फिर आपको कभी किसी ने बताया ना हो, लेकिन आज आप लोग ये जान के बहुत खुश होंगे कि फ्रैक्शन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन में एक्चुअली ये जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री या दूसरे स्टूडेंट्स, या फिर जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी क्या नाम है, जो कि सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है हमें बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज भी नज़र आते हैं जिनमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी समझते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और ये एक डिपेंडेंट वैल्यू है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू डिपेंड करती है नीचे वाली वैल्यू पे, और ये किस तरीके से डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला नंबर एक होल नंबर है। वो एक होल नंबर डिपेंड करता है नीचे दिए गए पार्ट्स के ऊपर कि ये होल नंबर कितने हिस्सों में डिवाइड होगा। आगे जाके हम इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के ऊपर। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है समझना किसी भी फ्रैक्शन के अंदर। अगर आप देखें तो फ्रैक्शन की बेसिकली नेचर ये होती है कि जो ऊपर वाला नंबर है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, हमेशा जो इसका डिनोमिनेटर है वो इससे बड़ा होना चाहिए। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि हम लोग अगर कभी भी कोई होल नंबर लेते हैं तो होल नंबर को हम उसको उससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। क्योंकि अगर मेरा नंबर, नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर से छोटा है तो ये बिल्कुल इस तरीके की बात हो गई, या इस तरह की बात हो गई कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और अगर मेरे पास यहाँ पर मैं 1 से यानी कि 1 से भी छोटी वैल्यू लिख देता हूँ कोई, तो इसका मतलब इस बॉक्स को 1 से भी कम हिस्सों में डिवाइड करो। या फिर और आसान करते हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है और मैं यहाँ पे नीचे 1 लिख देता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ 2 बॉक्सेस को 1 से डिवाइड करो, एक एक हिस्से में डिवाइड करो, तो फिर उस काम का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा और ये फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं कहलाएगा। लेकिन इसको समझना और इसको इस तरीके से हम आसान कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी न्यूमरेटर, अगर बच्चों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना
कि अगर मेरे पास किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर है, और ये फ्रैक्शन इस तरीके से ही वर्क करते हैं कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में, अगर किसी कंडीशन में आपका ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले यहाँ लिख लेते हैं। अगर किसी कंडीशन में, अगर किसी सिचुएशन में आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कभी भी आपके टेस्ट में ऐसा हुआ है कि आपका टेस्ट 25 मार्क्स का था और 20 मार्क्स का था और आपके उसमें से 25 मार्क्स आ गए? कभी ऐसा हुआ? क्या ये कोई प्रॉपर बात है? ये एक इम्प्रॉपर बात है। इसीलिए इस तरह का फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी हमारे इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शंस के टॉपिक का ही एक पार्ट है, जिसका मतलब है बराबर का फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर कब कहलाता है और कब होता है? इक्विवेलेंट का मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके सिखाता हूँ, और फ्रैक्शंस के अंदर इक्विवेलेंट क्या होते हैं वो भी हम इसी के अंदर देखते हैं। मेरे पास एक फ्रैक्शन था 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक को उसके डबल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी मैंने ऊपर वाली वैल्यू को उसके डबल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली की डबल वैल्यू नीचे लिखी हुई है। ठीक है, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो उसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह की ही होनी चाहिए कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले का हाफ हो, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हाफ हो, या ऐसे कह लें कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डबल हो, यानी कि 2/4। ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। इक्वल नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि 1 और 2 बराबर नहीं है, 2 और 4 बराबर नहीं है, लेकिन अगर मैं एज अ फ्रैक्शन देखूं तो एज अ फ्रैक्शन ये इक्विवेलेंट है। अच्छा, ये कैसे इक्विवेलेंट है मैं अब आपको दिखाता हूं। हम जब फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं या फिर सॉल्व करते हैं, आगे जाके हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को समझने के लिए मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब मैं इस 2/4 को सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास 1/2 आ जाएगा। यही एक प्रूफ होगा कि 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 1/2। हाउ? हमें पता है जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हम कोई भी कॉमन नंबर लेके इन दोनों को उस नंबर से डिवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 और 4 को डिवाइड करवाना है और ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। मैंने कहा 2 के टेबल में 2 कब आता है? 2 1s are 2। 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2s are 4। तो क्या रिजल्ट आया? 1/2। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब मैं 1/2 के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकता हूँ। उसका क्या तरीका है? बहुत ही सिंपल काम। आपको अगर किसी एक फ्रैक्शन के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं तो बहुत आसान काम है। मेरे पास 1/2 था, अब मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बना सकता हूँ? सिंपल काम है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। कैसे? ये 3 और ये 3, 1 3s are 3, 2 3s are 6। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। अब मुझे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। मैं अपनी मर्जी से इसको दोनों को किसी भी सेम नंबर से, अब ये मत समझिएगा कि मैं 3 से करा रहा हूँ तो आपको भी 3 से कराना है। आप इस 3 की जगह इसको 4 से भी करा सकते हैं। हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने चाहिए। 3 3s are 9 and 6 3s are 18। तो 1/2 का इक्विवेलेंट 3/6 और 3/6 का इक्विवेलेंट 9/18, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और ये अब ज़रूरी नहीं है कि 1/2 सिर्फ 3/6 का इक्विवेलेंट है। 1/2 डायरेक्टली 9/18 के भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आखिर तक तो वो 1/2 ही बनेगा। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं और इस तरीके से हम मल्टीपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम अगले टॉपिक के अंदर आगे फर्दर टॉपिक्स इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन के बाद वाले टॉपिक्स को समझेंगे। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन समझ में आया, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है इन चारों सब टॉपिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।